संयुक्त राज्य अमेरिका और ताइवान ने हमेशा एक जटिल संबंध बनाए रखा है। ताइवान का आधिकारिक नाम चीन गणराज्य या आरओसी है, जो सरकार 1912 में सम्राटीय चिंग राजवंश के पतन के बाद मुख्य भूमि चीन में स्थापित की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध आरओसी संयुक्त राज्य अमेरिका के शीर्ष सहयोगियों में था। एशिया प्रशांत क्षेत्र में जापानियों के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन उस युद्ध के समापन के बाद चीन गणराज्य आरओसी की चीनी राष्ट्रवादी सरकार ने तुरंत ही चीनी कम्युनिस्टों के खिलाफ अपने लंबे समय से चल रहे चीनी गृह युद्ध को फिर से शुरू कर दिया। 1939 तक कम्युनिस्टों ने चीन की मुख्य भूमि में विजय प्राप्त कर ली थी और चीनी जनवादी गणराज्य या पीआरसी की घोषणा की थी। लेकिन आरओसी की राष्ट्रवादी सरकार जीवित रही और मुख्य भूमि से भागकर ताइवान चली गई, जहां वे तब से बनी हुई हैं। दोनों सरकारें आरओसी और पीआरसी कभी भी किसी प्रकार की औपचारिक शांति संधि पर सहमत नहीं हुई और तब से एक दूसरे के साथ आधिकारिक रूप से युद्ध में बनी हुई हैं। तब से दोनों पक्ष आधिकारिक रूप से कागज पर पूरे चीन की एकमात्र वैध सरकार होने का दावा करते रहे हैं। इसका मतलब है कि चीनी गृह युद्ध वास्तव में किसी भी आधिकारिक क्षमता में कभी समाप्त नहीं हुआ और 1939 के बाद से 74 वर्षों के इतिहास के लिए स्थिर बना हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका उन पहले देशों में से एक था जिसने 1912 में मुख्य भूमि चीन में पहली बार स्थापित होने पर आरओसी सरकार को मान्यता दी थी और 1939 में ताइवान में पीछे हटने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने दशकों तक आरओसी को पूरे चीन की एकमात्र वैध सरकार के रूप में मान्यता देना जारी रखा और मुख्य भूमि पर बड़े कम्युनिस्ट पीआरसी को ताइवान पर आक्रमण करने से रोकने के लिए, ताकि वे आरओसी को हमेशा के लिए हरा न सकें। संयुक्त राज्य अमेरिका आरओसी सरकार आर्थिक और सैन्य सहायता दी। आरओसी ने हजारों संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों का स्वागत किया। 1968 में चरम पर पहुंचते हुए जब लगभग 20,000 अमेरिकी सैनिक द्वीप पर तैनात थे, सैनिकों ने द्वीप पर अपने ठिकानों पर खुद को स्थापित किया और यह ताइवान में अमेरिकी सैनिक नहीं थे। अमेरिकी वायुसेना ने एक पूरी वायु डिवीजन को सक्रिय किया, जिसका मुख्यालय ताइवान में स्थापित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने कुछ परमाणु हथियार भी इस द्वीप पर तैनात किए और 1955 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आरओसी के साथ एक आपसी रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें वादा किया गया कि अगर पीआरसी एक क्रॉस स्ट्रेट आक्रमण शुरू करता है तो वे उनकी ओर से सैन्य हस्तक्षेप करेंगे, जिसने दशकों तक पीआरसी को ऐसे आक्रमण पर विचार करने से दृढ़ता से रोका। वास्तव में ताइवान में आरओसी शीत युद्ध बलपूर्वक चीनी मुख्य भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को पेशकश की। 1950 और 60 के दशकों में कई अवसरों पर चीनी मुख्य भूमि पर आक्रमण करने के लिए। सबसे करीब यह 1960 के दशक की शुरुआत में आया था, जब महान चीनी अकाल के बीच, जिसने मुख्य भूमि में लाखों लोगों की जान ले ली थी, और 1964 में पीआरसी के पहले परमाणु हथियार परीक्षण के दौरान राष्ट्रवादी आरओसी सरकार ने माना कि मुख्य भूमि में पर्याप्त अस्थिरता है जिससे वे अपनी खुद की एक क्रॉस स्ट्रेट आक्रमण शुरू कर सकते हैं, और उन्हें उम्मीद थी कि लाखों निराश चीनी मुख्य भूमि निवासी उनके पक्ष में आ जाएंगे। आरओसी ने इस अभियान के लिए सैकड़ों हजारों सैनिकों को जुटाया और कई मौकों पर मुख्य भूमि पर आक्रमण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से सीधी सहायता का अनुरोध किया, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की अस्वीकृतियों ने उन्हें पुनर्विचार के लिए मजबूर किया। तब 1965 में नौसेना से 3 आरओसी नौसैनिक जहाजों को रोका गया और टॉरपीडो से डुबो दिया गया, जिसमें 300 आरओसी नौसैनिक कर्मियों की मौत हो गई, जिससे आरओसी सेना को यह विश्वास हो गया कि वे मुख्य भूमि पर एक क्रॉस स्ट्रेट आक्रमण के लिए उतना तैयार नहीं थे। सभी आक्रमण योजनाओं को स्थगित कर दिया गया और फिर 1970 के दशक में आरओसी के लिए भू राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदलने लगी। इस बिंदु तक पीआरसी और सोवियत संघ, दुनिया के 2 सबसे बड़े कम्युनिस्ट राज्य, एक बड़े मतभेद का सामना कर रहे थे। 1959 में चीनी और सोवियत सुदूर पूर्व में सीमा विवादों और झड़पों पर युद्ध के कगार पर थे, जिसमें सैकड़ों सैनिक मारे गए और घायल हुए, और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक अवसर की संभावना देखी। वॉशिंगटन ने रणनीतिक रूप से ताइवान पर राष्ट्रीयवादी आरओसी को चीन की एकमात्र वैध सरकार मान्यता देने से मुख्य भूमि पर साम्यवादी पीआरसी को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया, ताकि सोवियत संघ के विरोध में बड़े सहयोगी के रूप में पीआरसी को प्राप्त किया जा सके।
और ऐसा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए ताइवान पर आरओसी के प्रति अपनी स्पष्ट सैन्य समर्थन को कम करना आवश्यक हो गया। 1976 तक अमेरिका ने ताइवान से अपने सभी परमाणु हथियार हटा लिए। 1969 तक अमेरिका ने द्वीप से अपने सभी सैनिकों और उपकरणों को हटा लिया। ताइवान पर अमेरिका की प्रत्यक्ष सैन्य उपस्थिति समाप्त हो गई थी और फिर 1969 में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका चीन की सरकार के रूप में आरओसी की आधिकारिक राजनयिक मान्यता को समाप्त कर दिया और इसके बजाय चीन की सरकार के रूप में पीआरसी को औपचारिक रूप से मान्यता दी। इसका मतलब था कि 1980 तक अमेरिका ने आरओसी के साथ अपनी आपसी रक्षा संधि को रद्द कर दिया था और वॉशिंगटन ने उनकी सरकार को आर्थिक और सैन्य सहायता देना बंद कर दिया। लेकिन आरओसी और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अनौपचारिक संबंध बने रहे। मुफ्त सैन्य सहायता के बाद आरओसी ने सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका से हथियार और शस्त्र खरीदने की ओर रुख किया और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार उन्हें बेचने अधिक खुश थी। 1955 से 1980 तक ताइवान पर पीआरसी के आक्रमण के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति स्पष्ट थी। संयुक्त राज्य अमेरिका इसे रोकने सैन्य हस्तक्षेप करेगा। लेकिन 1980 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक स्थिति एक जानबूझकर रणनीतिक अस्पष्टता की नीति में बदल गई। संयुक्त राज्य अमेरिका कभी भी सार्वजनिक रूप से ताइवान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होगा, लेकिन वह ताइवान की रक्षा न करने के लिए भी सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्ध नहीं होगा। 1980 में मूल संधि को रद्द करने के बाद आरओसी और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कोई अन्य औपचारिक रक्षा संधि नहीं हुई है और 1980 के दशक, 90 के दशक और 2000 के दशक के दौरान दशकों तक संयुक्त राज्य अमेरिका की इस रणनीतिक अस्पष्टता की नीति पीआरसी को आक्रमण शुरू करने पर विचार करने से रोकने के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि अमेरिका की अत्यधिक श्रेष्ठ सैन्य शक्ति के हस्तक्षेप की मात्र संभावना ही अपेक्षाकृत कमजोर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को विचार करने पर मजबूर करने के लिए पर्याप्त थी। 1985 और 1996 के बीच पीआरसी ने ताइवान के उत्तर में इन सभी क्षेत्रों में मिसाइलें दागीं और ताइवान जलड मरुमध्य के इन सभी क्षेत्रों में सैन्य अभ्यास किए और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने पीआरसी को शक्ति का बड़ा प्रदर्शन और आरओसी को समर्थन दिखाने के लिए ताइवान जलड मरुमध्य के माध्यम से 2 अलग अलग विमानवाहक पोत युद्ध समूह भेजकर प्रतिक्रिया दी और पीआरसी ने पीछे हटने का निर्णय लिया। लेकिन 2000 के दशक से चीन की अर्थव्यवस्था के पैमाने में नाटकीय रूप से विस्तार होने के साथ साथ चीन की सैन्य और लंबे समय से निष्क्रिय भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ी हैं। 1996 में तथा कथित तीसरे ताइवान स्ट्रेट संकट के दौरान पीआरसी का वार्षिक सैन्य खर्च केवल 14.3 बिलियन था, जबकि उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य का वार्षिक बजट लगभग 288 बिलियन था, $180 बिलियन 20। उस समय पीआरसी के सैन्य बजट का 20 गुना। लेकिन तब से अब तक केवल 27 साल बाद पीआरसी का सैन्य बजट 20 गुना से अधिक बढ़कर अब प्रतिवर्ष 293 बिलियन से अधिक हो गया है, जो वर्तमान में अमेरिका के सैन्य खर्च का लगभग 1/3 है, जबकि 1996 में यह केवल लगभग 20वां हिस्सा था। 1991 में सोवियत संघ के पतन और 2003 में संधि द्वारा चीन रूस भूमि सीमा विवाद के अंतिम समाधान के साथ पीआरसी का पूरा उत्तरी मोर्चा सुरक्षित हो गया और तब से रूस के साथ अपेक्षाकृत मैत्रीपूर्ण संबंधों की अवधि शुरू हो गई। इससे पीआरसी को अपने पड़ोसियों के साथ लंबे समय से चल रहे अनसुलझे समुद्री विवादों पर ध्यान केंद्रित करने की स्वतंत्रता मिली। उनके दावे सेनकाकू या दायु द्वीपों पर हैं, जो वर्तमान में जापान द्वारा प्रशासित हैं। उनके तथाकथित 9 लाइन के माध्यम से पूरे दक्षिण चीन सागर पर एक तरफा दावे हैं, जो सीधे तौर पर वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई के संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त EEZ से टकराते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ताइवान में आरओसी से दशकों से चली आ रही उनकी मांग कि वह अंततः आत्मसमर्पण करे और बीजिंग के अधीन हो जाए, जिससे चीनी गृह युद्ध को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। इन समुद्री दावों को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए पीआरसी ने 2000 के दशक के अंत में अपने रक्षा खर्च को तेजी से अपने नौसैनिक बल को बढ़ाने में लगाया। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी या प्लान को एक विश्व स्तरीय नौसेना में बदलना, कुल सतह जहाजों की संख्या के आधार पर यह अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन गई है, जिसमें लगभग 350 सतह जहाज और पनडुब्बियां शामिल हैं। पीएलएन ने अपने 3 आधुनिक विमान वाहक, दर्जनों पारंपरिक और परमाणु संचालित पनडुब्बियों को डिजाइन और निर्मित किया है और दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर नौसैनिक और हवाई अड्डों का निर्माण किया है।
साथ ही साथ अपनी बयानबाजी को बढ़ाते हुए कि ताइवान को किसी भी आवश्यक साधन से फिर से मुख्य भूमि के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। और यही कारण है कि 2010 के दशक से संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी एशिया की ओर धुरी रणनीति का पालन कर रहा है, जिसमें मध्य पूर्व और अफगानिस्तान में अपनी सैन्य संलग्नताओं को कम करना और इसके बजाय लगभग सब कुछ पूर्वी एशिया पर पुनः केंद्रित करना शामिल है, जिसका लक्ष्य पीआरसी को ताइवान पर इस आक्रमण को शुरू करने से रोकना है, जिसके लिए यह प्रतीत होता है कि तैयारी कर रहा है। ताइवान पर पीआरसी के आक्रमण के संबंध में अमेरिकी रणनीतिक अस्पष्टता की लंबे समय से चल रही नीति भी कम होती दिख रही है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने से कम 4 बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका सीधे सैन्य हस्तक्षेप करेगा। क्या बीजिंग ने आक्रमण करने का निर्णय लिया? और अपनी बातों को साबित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति स्थापना और सैन्य बल जो भी कर रहे हैं, वह सब कुछ स्पष्ट रूप से पीआरसी द्वारा ताइवान पर आक्रमण की तैयारी को रोकने के लिए किया जा रहा है। और पीआरसी कर रहा है वह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए जा रहे हर काम का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। नई शीत युद्ध यहाँ है और बीजिंग और वॉशिंगटन दोनों ताइवान के अंतिम भाग्य और चीन के भविष्य पर एक विनाशकारी युद्ध लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, जो इस दशक के अंत से पहले हो सकता है। यह एक युद्ध है जिसे न तो बीजिंग और न ही वॉशिंगटन वास्तव में चाहते हैं, लेकिन यह एक युद्ध है जिसके लिए वे दोनों फिर भी तैयारी कर रहे हैं। और इस प्रकार वे दोनों ऐसा करने की तैयारी कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए ताइवान को लेकर चीन का सैन्य रूप से सामना करने में सबसे बड़ी कठिनाई दूरी की अत्याचारिता को पार करना होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से ताइवान जलमरुमध्य की दूरी विशाल और खाली प्रशांत महासागर के पार 6000 मील से अधिक है, जबकि चीनी मुख्य भूमि ताइवान से 100 मील से भी कम दूरी पर है। इस प्रकार पीआरसी अपनी पूरी सैन्य मशीन को ताइवान पर कब्जा करने के एकमात्र लक्ष्य पर केंद्रित कर सकेगा, जिसमें उसके सभी ठिकाने और लॉजिस्टिक्स एक ही क्षेत्र में संचालित होंगे, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास यह भौगोलिक लाभ नहीं होगा। उसकी भरपाई के लिए अमेरिका ने लंबे समय से पीआरसी का सामना करने के लिए एक भौगोलिक रणनीति अपनाई है, जिसे पहली और दूसरी द्वीप श्रृंखला जाना जाता है। सिद्धांत रूप में पहली द्वीप श्रृंखला दक्षिण कोरिया के भीतर से शुरू होती है। भौगोलिक दृष्टि से एक द्वीप न होने के बावजूद दक्षिण कोरिया फिर भी प्रभावी रूप से एक द्वीप की तरह कार्य करता है, क्योंकि इसकी उत्तर में उत्तर कोरिया पूरी तरह से बंद सीमा है, जिससे कुछ भी पार नहीं हो सकता। संयुक्त राज्य अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद दक्षिण कोरिया में एक बहुत बड़ी सैनिक उपस्थिति रखी है, उत्तर कोरियाई लोगों को आक्रमण करने से रोका जा सके और साथ ही चीन और ताइवान के पास सैनिकों को तैनात रखा जा सके। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना देश भर में कई ठिकानों का संचालन करती है, जिसमें कुल लगभग 22,000 सैनिक मौजूद हैं। दक्षिण कोरिया के पश्चिमी तट पर पीला सागर के पास ओसान और कुनसान में वायुसेना के ठिकाने हैं, जो चीन के ठीक सामने हैं। इन ठिकानों पर दर्जनों F-16 लड़ाकू विमान तैनात हैं, जो ताइवान जलमरुमध्य, पूर्वी चीन सागर और पीला सागर में किसी भी तनावपूर्ण स्थिति के लिए आसानी से पहुंच के भीतर हैं। इसके अलावा दक्षिण कोरियाई सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका से अमेरिकी परमाणु हथियारों को देश में वापस लाने के लिए कहेंगे, जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1991 में अंतिम शीत युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया से हटा लिया था और जो जल्द ही फिर से लौटने वाले हैं। दक्षिण कोरिया से संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली द्वीप श्रृंखला जापान से गुजरता है, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुख्य सैन्य उपस्थिति बनाए रखी है। आज 2023 में लगभग 50,000 अमेरिकी सैनिक वहां तैनात होते हैं। जापान में देश भर में दर्जनों विभिन्न ठिकानों पर तैनात सैनिक, जो अब दुनिया में कहीं भी संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े विदेशी सैनिक तैनाती का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि आज जापान में संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी एकल सैन्य उपस्थिति जापानी मुख्य द्वीपों में कहीं नहीं है, बल्कि अपेक्षाकृत छोटे जापानी द्वीप ओकिनावा पर है, जो दुनिया में सबसे अधिक सैन्यकृत द्वीपों में से एक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने ओकिनावा और रयुक्यू द्वीप श्रृंखला के सभी छोटे द्वीपों पर सीधे शासन किया, जब तक कि उन्हें 1972 में जापान को वापस नहीं कर दिया गया और ओकिनावा को प्रशांत महासागर में एक विशाल अडिग अमेरिकी विमान वाहक पोत के रूप में विकसित किया गया, जो ताइवान से 400 मील से भी कम दूरी पर था।
आज भी ओकिनावा की लगभग 25% भूमि संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य अड्डों से ढकी हुई है और लगभग 26,000 अमेरिकी सैनिक द्वीप पर तैनात हैं, जो दक्षिण कोरिया में सभी अमेरिकी सैनिकों से अधिक हैं और जापान में तैनात सभी अमेरिकी सैनिकों का थोड़ा अधिक से आधा है। ओकिनावा में पूर्वी एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी एम और सबसे सक्रिय बेस कडेन एयर बेस स्थित है, जो अमेरिकी वायुसेना का भी घर है। वायुसेना का 18वां विंग, जो पूरी वायुसेना में सबसे बड़ा सक्रिय लड़ाकू विंग है, बम वर्षक, हेलीकॉप्टर, टोही विमान और लड़ाकू विमानों का घर है, जिसमें नवीनतम अत्याधुनिक F-35 शामिल हैं, जिन्हें धीरे धीरे पुराने F-15 को बदलने के लिए बेस में लाया जा रहा है। क्योंकि कडेन ताइवान जलड मरुमध्य से केवल लगभग 500 मील की दूरी पर है, आधार के लड़ाकू विमान और बम वर्षक आसानी से चीनी जहाजों और विमानों को रोकने के लिए हमले शुरू करने की सीमा के भीतर हैं, विशेषकर आक्रमण की स्थिति में। और दक्षिण कोरिया में संयुक्त राज्य अमेरिका की अन्य वायुसेना के ठिकानों के साथ मिलकर वे कोरिया जलड मरुमध्य के संकरे क्षेत्र में वायु श्रेष्ठता के लिए आसानी से सहयोग कर सकते हैं और आदर्श रूप से चीन के युद्धपोतों को जापान सागर में युद्ध को फैलाने से रोक सकते हैं। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका जापान के टोक्यो बे में योकोसुका में स्थित अपने एकमात्र स्थायी रूप से अग्रिम तैनात कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पॉइंट को भी बनाए रखता है, जिसका प्रमुख जहाज USS रोनाल्ड रीगन है, एक निमित्ज श्रेणी का परमाणु संचालित सुपर कैरियर जो 90 निश्चित पंख और हेलीकॉप्टर विमान ले जा सकता है। रोनाल्ड रीगन और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 5 के साथ योकोसुका में 3 अतिरिक्त टाइकोंडेरोगा श्रेणी के क्रूजर और 7 अर्ले बर्ग श्रेणी के विध्वंसक, जो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका का बनाते हैं। नौसेना का सबसे बड़ा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप वर्तमान में सेवा में है और स्वाभाविक रूप से ताइवान के रयूक्यू द्वीप श्रृंखला के बहुत करीब है। इस बीच पहला द्वीप श्रृंखला ओकिनावा से दक्षिण पश्चिम मियाकोजिमा, तारामा, इशिगाका, ताकाटोमी और योनागुनी के अन्य छोटे जापानी द्वीपों से होकर गुजरता है, जिनमें से अंतिम ताइवान से 70 मील कम दूरी पर है। ये सभी द्वीप छोटे और जापान के बाकी हिस्सों से दूरस्थ हैं। वे रणनीतिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, क्योंकि सभी की नजरें ताइवान पर केंद्रित हो रही हैं, जिसमें जापान भी शामिल है। 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण और पूर्वी एशिया में चीनी और उत्तर कोरियाई रणनीतिक कदमों के बढ़ने के डर से जापानी सरकार ने फिर से सैन्यीकरण करने और द्वितीय विश्व युद्ध के पहले कभी नहीं देखे गए स्तरों तक अपने रक्षा खर्च को बढ़ाने की अभूतपूर्व योजना की घोषणा की। जापानी रक्षा मंत्रालय ने अब 2024 के लिए लगभग 33 बिलियन का बजट मांगा है, जो जापानी आत्मरक्षा बलों को फ्रांस के रक्षा खर्च के बराबर कर देगा। 2022 की अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति रिपोर्ट में जापान ने स्पष्ट रूप से चीन को अपना उद्धरण सबसे बड़ा रणनीतिक चुनौती के रूप में पहचाना। परिणाम स्वरूप जापान अपने नए उन्नत रक्षा खर्च को एंटी शिप और एंटी एयर मिसाइल रडार सिस्टम और नए अधिक उन्नत लड़ाकू विमानों और जहाजों में निवेश कर रहा है, और इस पुनः सैन्यीकरण का एक हिस्सा जापानी आत्मरक्षा बल की उपस्थिति को बढ़ाने पर केंद्रित है। दक्षिणी रयूक्यू द्वीपों को ओकिनावा से लेकर योनागुनी तक फैलाकर उन्हें छोटे जापानी किलों में बदल दिया गया है। जापान ने पहली बार इन छोटे द्वीपों का सैन्यीकरण 2016 में शुरू किया था, जब उन्होंने योनागुनी द्वीप पर एक छोटा चौकी बनाई थी, जिसमें केवल 160 सैनिक तटीय निगरानी के लिए तैनात थे। 2019 में जापानियों ने मियाकोजिमा और आगे उत्तर में अमामी ओशिमा में 2 और ठिकाने बनाए, जिनमें सतह से हवा और सतह से जहाज मिसाइलें तैनात की गईं, और अब 2023 में जापानी इशिगाकी में 570 सैनिकों को तैनात कर रहे हैं। साथ ही और अधिक सतह से हवा और सतह से जहाज मिसाइलें भी तैनात कर रहे हैं, और योनागुनी में भी और अधिक सतह से हवा और सतह से जहाज मिसाइलें और सैनिक तैनात करने पर चर्चा हो रही है। जो बाइडेन के ताइवान की संप्रभुता के समर्थन पर बार बार दृढ़ बयानों के विपरीत किसी भी जापानी सरकारी अधिकारी ने कभी भी सार्वजनिक रूप से यह नहीं कहा है कि टोक्यो वास्तव में ताइवान की सैन्य सहायता के लिए आएगा। फिर भी यदि ताइवान पर चीनी आक्रमण होता है और संयुक्त राज्य अमेरिका हस्तक्षेप करने का निर्णय लेता है, यह देखना आसान है कि जापानियों को इसमें कैसे खींचा जा सकता है, खासकर यदि चीनी हमले ओकिनावा में संप्रभु जापानी क्षेत्र पर संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर होते हैं। यदि टोक्यो और वॉशिंगटन ने मिलकर चीन के आक्रमण बेड़े को रोकने के लिए सहयोग किया, तो उनका प्राथमिक उद्देश्य रयूक्यू द्वीप श्रृंखला को बंद करना और PLAN को पूर्वी चीन सागर से बाहर निकलने और ताइवान के महत्वपूर्ण पूर्वी तट को उत्तर से घेरने से रोकना होगा।
ताइवान का पूर्वी तट इस संभावित आक्रमण परिदृश्य के दौरान आरओसी और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ताइवान भौगोलिक रूप से एक विशाल पर्वत श्रृंखला द्वारा दो अलग-अलग हिस्सों में विभाजित है, जो द्वीप के आंतरिक भाग से होकर गुजरती है। ताइवान का पश्चिमी हिस्सा चौड़ा, सपाट और ताइवान जलड मरुमध्य के पार चीनी मुख्य भूमि के सीधे संपर्क में है, जिससे यह पीआरसी के आक्रमण बेड़े के अधिकांश हिस्से के लिए सबसे स्पष्ट लक्ष्य बन जाता है। ताइवान का पूर्वी हिस्सा, जो महासागर और पहाड़ों के बीच स्थित है, बहुत संकरा है और इसे पश्चिम से और चीनी मुख्य भूमि के विपरीत खुरदरे पहाड़ी इलाके से घिरा हुआ है। इसका मतलब है कि पूर्व आरओसी के प्राथमिक पीछे के संचालन आधार के रूप में काम करेगा एक आक्रमण परिदृश्य के दौरान, और यह अंतिम रक्षा पंक्ति होगी जहां सहयोगी सैनिक उतर सकते हैं ताकि युद्ध की दिशा को बदलने में मदद मिल सके। अमेरिकी और जापानी पीआरसी को उत्तर या दक्षिण से ताइवान को घेरने की किसी भी क्षमता से वंचित करना और ताइवान के पूर्व में इस महत्वपूर्ण पीछे के आधार पर हमला करने के लिए तैयार होना अमेरिकी सैन्य योजनाकारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली द्वीप श्रृंखला का उत्तरी घटक, जिसमें दक्षिण कोरिया, जापान और ओकिनावा में संयुक्त राज्य अमेरिका की सभी सैन्य संपत्तियां शामिल हैं। साथ ही दक्षिणी रयुक्यू द्वीपों में जापान की सैन्य संपत्तियां ताइवान की बाहरी रक्षा के उत्तरी पिंसर के रूप में डिजाइन की गई है। यह चीन की आक्रमण परिदृश्य के दौरान ताइवान के पूर्वी तट पर उत्तर से हमला करने के लिए चीन की गति की लचीलापन को प्रतिबंधित करता है और उन्हें ताइवान के अधिक उजागर पश्चिमी तट पर सीधे चीनी मुख्य भूमि के विपरीत एक अधिक पूर्वानुमानित सीधे हमले में सीमित करता है। लेकिन सिद्धांत रूप में यह योजना को दक्षिण की ओर बढ़ने और ताइवान के महत्वपूर्ण पूर्वी तट को व्यापक बाशी चैनल के माध्यम से घेरने की संभावना को छोड़ देता है, जो ताइवान को उत्तरी फिलीपीन द्वीप लुजोन से अलग करता है। लेकिन निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका इस स्थिति के लिए भी व्यापक तैयारी कर रहा है। अपनी पहली द्वीप श्रृंखला रणनीति के अगले घटक के साथ, जो फिलीपींस से दक्षिणी पिंसर के रूप में आ रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान एक लंबा और जटिल इतिहास रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1898 में सीधे स्पेन से फिलीपींस पर कब्जा कर लिया और उन्हें एक उपनिवेश में बदल दिया, जो दशकों तक द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद 1946 तक चला। लेकिन फिलीपींस को स्वतंत्रता मिलने के बाद भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान दशकों तक पूरे देश में एक विशाल सैन्य उपस्थिति बनाए रखी, जैसे उन्होंने जापान में और कुछ समय के लिए ताइवान में भी किया। देश में संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अड्डों में एक क्लार्क एयर बेस पर एक वायुसेना का अड्डा और सुबिक बे में एक नौसैनिक अड्डा था, जो सबसे बड़े विदेशी अमेरिकी अड्डे थे। शीत युद्ध अधिकांश समय उनकी रणनीतिक स्थिति के कारण, जो वियतनाम और ताइवान जलड मरुमध्य दोनों के निकट थी, सैन्य सुविधाएं थीं। दशकों तक संयुक्त राज्य अमेरिका के दर्जनों जहाज और पनडुब्बियां सुबिक खाड़ी में मौजूद थीं। 1951 में दो अलग अलग घटनाएं हुईं। सोवियत संघ का विघटन शुरू हो गया और इसके साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो रहा था, और उसी वर्ष माउंट पिनाथुबो, जो सुबिक बे से केवल 20 मील और क्लार्क एयर बेस से केवल 9 मील दूर था, 20वीं सदी के पूरे दूसरे सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोट में फट गया, जिसकी ताकत माउंट सेंट हेलेंस के विस्फोट से 8 गुना अधिक थी। विस्फोट ने क्लार्क एयर बेस को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया और सुबिक बे को 1 फुट राख के नीचे दफन कर दिया, जिससे भारी नुकसान हुआ। उस विस्फोट से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका फिलीपींस की सरकार के साथ क्लार्क और सुबिक बे 850 मिलियन प्रतिवर्ष के पट्टे को नवीनीकृत करने पर बातचीत कर रहा था। लेकिन जब विस्फोट क्लार्क को नष्ट कर दिया और सुबिक बे को काफी क्षतिग्रस्त कर दिया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने पट्टे नवीनीकरण घटाकर केवल 250 मिलियन प्रतिवर्ष कर दिया, जिसे फिलीपींस अस्वीकार कर दिया। क्लार्क 1939 निकाला गया और फिलीपींस वापस भेज दिया गया, जबकि सुबिक बे 1922 निष्क्रिय कर दिया गया और फिलीपींस वापस सौंप दिया गया। और इसके साथ लगभग 1 सदी में पहली बार फिलीपींस में संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य उपस्थिति समाप्त हो गई, जिसने 16वीं सदी के बाद पहली बार फिलीपींस में किसी भी विदेशी सैन्य बल की अनुपस्थिति को चिह्नित किया। अगले कुछ दशकों तक फिलीपींस में संयुक्त राज्य अमेरिका की कोई सैन्य उपस्थिति नहीं होगी, जब तक कि 2010 के दशक में भू राजनीतिक घटनाओं ने उन्हें फिर से वापस नहीं लाया। 2010 में चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपनी 9 डैश लाइन को आक्रामक रूप से लागू करना शुरू कर दिया। उन्होंने फिलीपींस द्वारा दावा किए गए विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर छोटे द्वीपों पर सैन्य चौकियां बनाना शुरू कर दिया और स्प्रैटली द्वीप समूह और स्कारबोरो शोल दावा किया, जिन पर फिलीपींस दावा करता है।
चीनी युद्धपोतों ने क्षेत्र में गश्त करना शुरू कर दिया। फिलीपीन मछली पकड़ने वाले जहाजों पर पानी की तोपों से हमला, क्षेत्र से बाहर जाने आदेश दिया। परिणाम स्वरूप फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में चीन के समुद्री विस्तारवाद से खतरा महसूस करना शुरू कर दिया। इसलिए उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने सुरक्षा संबंधों को फिर से उन्नत करने का निर्णय लिया। इस प्रकार 2014 में फिलीपींस में ओबामा प्रशासन ने एक 10 साल का समझौता किया, जिसे एनहांस्ड डिफेंस कूनैपरेशन एग्रीमेंट जाना जाता है, जिसने अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका को एक बार फिर से फिलीपींस में बड़े पैमाने पर सैन्य उपस्थिति लौटाने की अनुमति दी। देश में 5 फिलीपीन सैन्य अड्डों को संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के साथ संयुक्त नियंत्रण के लिए खोला गया और 2016 में वहां अमेरिकी सैनिकों की तैनाती शुरू हुई। 24 साल की अनुपस्थिति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य अड्डे फिर से फिलीपींस में वापस आ गए और जल्द ही और भी अड्डे खुलने वाले थे। 2023 में फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्नत रक्षा सहयोग समझौते के तहत देश में 4 अतिरिक्त संयुक्त फिलीपींस संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य अड्डों के निर्माण की घोषणा की, जिससे फिलीपींस में अमेरिकी सैन्य अड्डों की कुल संख्या कम से कम 9 हो जाएगी। मैं कम से कम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अभी और भी चर्चाएं हो रही हैं, ताकि शीत युद्ध के समय के संयुक्त राज्य अमेरिका के पुराने नौसैनिक अड्डे को सुबिक बे में फिर से सक्रिय किया जा सके। इस वीडियो तक आधिकारिक रूप से नहीं हुआ था। फिलीपीन नौसेना ने 2022 के अंत में बेस पर फिर से कब्जा कर लिया, जबकि बंदरगाह के शेष हिस्से को संयुक्त राज्य अमेरिका की एक निजी इक्विटी फर्म ने अधिग्रहित कर लिया। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना फिर से सुबिक बे में लौटती है, तो यह अमेरिका के कुछ उन्नत परमाणु पनडुब्बी बेड़े के लिए एक आदर्श गहरे पानी का बंदरगाह के रूप में कार्य करेगा, जो ताइवान और फिलीपींस के उत्तरी लुजोन द्वीप को अलग करने वाले वो के चैनल से केवल कुछ 100 मील की दूरी पर स्थित होगा। लेकिन भले ही संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना ऐसा न करे, 2014 से अब तक सहमति प्राप्त 9 संयुक्त राज्य अमेरिका फिलीपींस सैन्य अड्डों को देखिए। 2014 में सहमत 5 ठिकानों में से 2 उत्तरी द्वीप लुजोन पर थे, जबकि 2023 में हाल ही में घोषित 4 ठिकानों में से 3 भी इसी उत्तरी द्वीप पर केंद्रित हैं। चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना बल सुबिक बे में वापस आए या नहीं, यह पहले से ही लुजोन में ताइवान के दक्षिणी हिस्से के बहुत करीब अमेरिकी सैनिकों की एक बहुत उच्च सांद्रता को स्थापित करेगा। मार्च 2022 में यह खुलासा हुआ कि अमेरिकी F-22 लड़ाकू विमान पहली बार फिलीपींस में तैनात किए जा रहे थे। F-22 और लुजोन के ठिकानों से ताइवान पर आक्रमण के दौरान तेजी से सॉर्टिंग कर सकते हैं और आगे बढ़ते चीनी युद्धपोतों और हवाई जहाजों पर हमला कर सकते हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने लुजोन के उत्तरी हिस्सों में जमीन पर हाइमार्स रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम तैनात किए, जिनकी सीमा लुजोन और ताइवान के बीच बाशी चैनल के भीतर हर जगह हमला करने की होगी, जिसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से आगे बढ़ती PLN को बाशी चैनल को पार करने और ताइवान के कमजोर और महत्वपूर्ण पूर्वी तट पर हमला करने से रोकना होगा। बाशी चैनल के माध्यम से हमला करना बीजिंग का प्राथमिक युद्ध लक्ष्य होगा, न केवल ताइवान के पूर्वी तट को घेरने के लिए, बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण ताइवानी बंदरगाह शहर काओशुंग पर कब्जा करने का भी प्रयास करने के लिए। काओशुंग ताइवान का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो अकेले ही द्वीप के कुल कार्गो वॉल्यूम का 62% और इसके अधिकांश तेल वॉल्यूम के लिए जिम्मेदार है। काओशुंग पर जल्दी कब्जा करने से ROC रक्षकों को बड़ी मात्रा में आपूर्ति, ईंधन, संसाधन और सुदृढ़ीकरण आयात करने की क्षमता से वंचित कर दिया जाएगा और यह PLA को इसके बजाय अपने अधिक सैनिकों, आपूर्ति और ईंधन को द्वीप पर लाने में सक्षम बनाएगा। लुजोन के उत्तरी हिस्सों में स्थित अमेरिकी हाइमार्स लगभग काओशुंग के आसपास के क्षेत्र को मारने की सीमा के भीतर होंगे, ताकि आने वाले PLN लैंडिंग जहाजों पर हमला किया जा सके, या यदि वे PLN के हाथों में पड़ने वाले हों तो बंदरगाह सुविधाओं को जानबूझकर नष्ट कर देना। समग्र रूप से देखा जाए तो ताइवान की रक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य रणनीति में इस उत्तरी पिंसर का उपयोग शामिल है, जिसमें उनके दक्षिण कोरिया, जापान और जापान के रयुक्यू द्वीप श्रृंखला के ठिकाने शामिल हैं, जो PLN को चीन के तटों से जापान सागर, फिलीपीन सागर में आगे बढ़ने की किसी भी क्षमता को अवरुद्ध करते हैं। वे उत्तरी दिशा से ताइवान के महत्वपूर्ण पूर्वी तट को घेर सकते हैं, जबकि फिलीपींस में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ दक्षिणी पिंसर को BSI चैनल के माध्यम से PLIN को आगे बढ़ने और दक्षिणी दिशा से ताइवान के पूर्वी तट को घेरने की क्षमता को एक साथ नकारने के लिए डिजाइन किया गया है।
संयुक्त उद्देश्य चीन को किसी भी आक्रमण परिदृश्य के दौरान आंदोलन की लचीलापन से वंचित करना है और उन्हें केवल एक ही विकल्प चुनने के लिए मजबूर करना है। ताइवान के अच्छी तरह से सुरक्षित और तैयार पश्चिमी समुद्र तटों पर एक पूर्वानुमेय सीधा उभयचर हमला, जबकि पूर्वी तट अपेक्षाकृत स्थिर और सुरक्षित रहता है। बस इतना समय कि बाहरी मदद आ सके और स्थिति को बदलना शुरू कर सके। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली द्वीप श्रृंखला रणनीति फिलीपींस में समाप्त नहीं होती। यह और भी आगे एक अन्य द्वीप तक जारी रहता है, जो पूरी रणनीति में सबसे छोटा है लेकिन संभवतः सबसे महत्वपूर्ण है, सिंगापुर। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास एक संयुक्त नौसैनिक अड्डा है जिसे सिंगापुर नौसेना के साथ साझा करते हैं, जिसमें एक अमेरिकी विमान वाहक और विध्वंसक जहाजों को समायोजित करने की क्षमता है। चीन के साथ युद्धकालीन स्थिति के दौरान सिंगापुर में अमेरिका की नौसेना की उपस्थिति उसे चीन की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी का लगभग तुरंत फायदा उठाने की क्षमता देती है। मलक्का जलडमरू मध्य को अवरुद्ध करना, एक छोटा सा 1.5 मील चौड़ा जलमार्ग जिसके माध्यम से चीन द्वारा वर्तमान में उपभोग किए जाने वाले सभी तेल का 60% तेल समृद्ध फारस की खाड़ी से अपनी यात्रा पर गुजरता है। इनमें से किसी भी टैंकर को जलडमरू मध्य से गुजरने से रोकना चीन की कुल तेल आपूर्ति का 60% तुरंत समाप्त कर देगा, जिससे बीजिंग को कठिन निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जब उनके तेल का भंडार समाप्त होने लगेगा। क्या वे अपने नाटकीय रूप से कम हो चुके तेल की आपूर्ति को आक्रमण व युद्ध प्रयास समर्पित करने अरबों चीनी नागरिकों पर तेल का राशन लागू करेंगे? क्या उनकी सैन्य मशीन अंततः तेल से बाहर हो जाएगी व परिणाम स्वरूप आक्रमण विफल हो जाएगा? तेल की आपूर्ति के अधिकांश हिस्से के तत्काल विनाश के साथ चीनी अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा? बीजिंग में सोचना सुखद विचार नहीं है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की द्वीप श्रृंखला रणनीति का अंत नहीं है। पहली द्वीप श्रृंखला के पीछे वह है जिसे अमेरिकी सैन्य योजनाकार दूसरी द्वीप श्रृंखला कहते हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के छोटे क्षेत्रों मारियाना द्वीप समूह और गुआम पर केंद्रित है। गुआम एक छोटा सा द्वीप है। यह 30 मील से कम लंबा है और अपने सबसे संकरे बिंदु पर 4 मील चौड़ा है, लेकिन यह बहुत घनी आबादी वाला है और 170,000 लोगों का घर है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य के सबसे महत्वपूर्ण ठिकानों में एक है। द्वीप की 1/3 भूमि संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग के स्वामित्व में है, जिसमें 8,000 अमेरिकी सैनिक तैनात। वहां तैनात सैनिकों के साथ बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान, बम वर्षक, मिसाइलें और सबसे महत्वपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे उन्नत परमाणु संचालित हमला पनडुब्बियों 5। और दक्षिण कोरिया, जापान, फिलीपींस और सिंगापुर में अमेरिका के अधिक अग्रिम संचालन वाले ठिकानों के विपरीत गुआम वास्तव में पूरी तरह से संप्रभु अमेरिकी क्षेत्र है और पश्चिमी प्रशांत में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना का सबसे बड़ा और अडिग विमान वाहक पोत के रूप में कार्य करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के संयुक्त राज्य अमेरिका के ठिकानों का समर्थन करने के लिए प्राथमिक लॉजिस्टिक्स हब है, पहली द्वीप श्रृंखला। लेकिन गुआम से भी पीछे हवाई में एक और भी बड़ा पिछला आधार है जिसका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना करती है। पर्ल हार्बर ओआहू द्वीप पर होनोलुलु के पास स्थित है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशांत बेड़े का मुख्यालय है। लगभग 40,000 और अमेरिकी सैनिक इस द्वीप पर तैनात हैं और महत्वपूर्ण रूप से अमेरिका की 17 और उन्नत परमाणु संचालित हमला पनडुब्बियां भी यहाँ मुख्यालय हैं, जो दुनिया भर में अमेरिका की सभी परमाणु हमला पनडुब्बियों का लगभग 1/3 है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर और भी पीछे वॉशिंगटन किटसैप और कैलिफोर्निया सैन डिएगो में संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक अड्डे हैं, जो क्रमशः 1 और 4 निमित्त श्रेणी के परमाणु संचालित सुपर कैरियर के घर हैं। किटसैप में स्थित बेस सैन डिएगो के बेस से अधिक महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि यह उन 2 बेसों में से एक है जहां संयुक्त राज्य अमेरिका अपने रणनीतिक बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों को तैनात करता है, जो परमाणु हथियारों से लैस हैं। इनमें से 8 परमाणु हथियारों से लैस रणनीतिक पनडुब्बियां किटसैप में स्थित हैं, साथ ही 2 और परमाणु पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां और 5 और परमाणु हमला पनडुब्बियां हैं। और गुआम, पर्ल हार्बर, किटसैप और संभावित रूप से फिलीपींस में फिर से सुबिक बे के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया में एक और परमाणु पनडुब्बी बेस बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। 2021 में ऑस्ट्रेलिया, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक अभूतपूर्व सुरक्षा संधि की घोषणा की, जिसे ऑकस कहा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका का संक्षिप्त रूप।
इस संधि से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1958 में यूके के अलावा किसी अन्य देश के साथ अपनी शीर्ष गोपनीय परमाणु पनडुब्बी तकनीक कभी साझा नहीं की थी। पहली बार ऑकस संधि के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम अपनी शीर्ष गोपनीय परमाणु पनडुब्बी तकनीक ऑस्ट्रेलियाई लोगों को साझा करेंगे ताकि वे परमाणु पनडुब्बियों का विकास कर सकें। संधि की शर्तों के एक हिस्से के रूप में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर एशिया प्रशांत क्षेत्र में अगले प्रमुख परमाणु पनडुब्बी बेस का मेजबान बनेगा। अमेरिकी और ब्रिटिश परमाणु पनडुब्बियां पर्थ में तैनात की जाएंगी, जब तक कि ऑस्ट्रेलिया संयुक्त राज्य अमेरिका से 5 आधुनिक परमाणु पनडुब्बियों का सेट खरीदकर वहां खुद तैनात नहीं कर लेता। और फिर वे 2050 तक अपनी घरेलू परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम विकसित करेंगे। लेकिन ऑकस संधि घरेलू ऑस्ट्रेलियाई राजनीति में अत्यधिक विवादास्पद रही है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस समझौते को स्वीकार करने का मतलब था कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार को अचानक और बिना किसी सूचना के फ्रांस के साथ किया गया पूर्व परमाणु पनडुब्बी समझौता, जिसकी कीमत 56 अरब यूरो थी, रद्द करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी सरकार स्वाभाविक रूप से नाराज हो गई और उन्होंने इस घटना के कारण अपने राजदूतों को ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों से वापस बुला लिया। इसके अलावा नए ऑकस समझौते की वर्तमान में अनुमानित लागत ऑस्ट्रेलियाई सरकार को अगले कई वर्षों में 2050 तक 368 बिलियन तक हो सकती है। एक अत्यधिक बड़ी राशि जिसे कई ऑस्ट्रेलियाई महसूस करते हैं कि इसे घरेलू मुद्दों पर बेहतर तरीके से खर्च किया जा सकता है। लेकिन यह केवल पर्थ में नया पनडुब्बी बेस नहीं है जिसे ऑकस संधि बना रही है। यह ऑस्ट्रेलिया सुदूर उत्तर में एक नया प्रमुख अमेरिकी वायुसेना बेस टिंडाल बना रहा है, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने 6 रणनीतिक B-52 बम वर्षक विमान पार्क करने की अनुमति होगी। ये रणनीतिक बम वर्षक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं और इनकी परिचालन सीमा 14,200 किलोमीटर है, बिना ईंधन भरे, जो टिंडल से चीन के सभी सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों को अपनी सीमा में ले आता है। वॉशिंगटन के किटसैप में परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियों के साथ और दक्षिण कोरिया में अमेरिकी परमाणु मिसाइलों की संभावित वापसी, यह इंडो प्रशांत क्षेत्र में चीन को प्रस्तुत की गई पूर्ण परमाणु त्रयी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें दक्षिण कोरिया में संभावित रूप से जल्द ही भूमि आधारित मिसाइलें, किटसैप से पनडुब्बियों से समुद्र आधारित मिसाइलें और टिंडाल से वायु आधारित बम शामिल हैं। ताइवान को लेकर चीन के साथ युद्ध लड़ने पर अमेरिका की चिंताओं में से एक चीन की तेजी से उन्नत होती। एंटी एक्सेस एरिया डिनायल या A2D2 क्षमताओं के तहत चीन की DF-21A मिसाइल की रेंज 1777 किलोमीटर है, जबकि उनकी DF-26 मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर है। इन मिसाइलों ने चीन के तथाकथित एरिया ऑफ एंगेजमेंट को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया है। वह क्षेत्र जहां चीनी पारंपरिक मिसाइलें दुश्मन के लक्ष्यों को विश्वसनीय रूप से मार सकती हैं। युद्ध के पहले ही दिन हडसन संस्थान ने 2022 में गणना की कि चीन ताइवान के सबसे बड़े शहर ताइपेई में 11 किलोटन तक पारंपरिक विस्फोटक मिसाइलें केंद्रित कर सकता है। वहां से मुख्य भूमि चीन से अधिक दूरी के साथ चीन की पारंपरिक मिसाइल हमले की क्षमता कम हो जाती है, लेकिन फिर भी पहले और दूसरे द्वीप श्रृंखलाओं के पूरे क्षेत्र में अपेक्षाकृत मजबूत बनी रहती है, जिसमें लगभग 2 किलोटन विस्फोटक शक्ति के साथ एक दिन में गुआम जैसे दूरस्थ अमेरिकी लक्ष्यों पर भी हमला करने की क्षमता है। ये क्षमताएं अमेरिकी सतह के जहाजों और विशेष रूप से विमान वाहकों को चीन के सगाई क्षेत्र के भीतर संचालन करते समय अत्यधिक हमले और संभावित डूबने के लिए अत्यधिक संवेदनशील बनाती हैं। पहले और दूसरे द्वीप श्रृंखलाओं क्षेत्र में है। यही कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका चीन का मुकाबला करने पर सैन्य का बढ़ता ध्यान डूबने योग्य विमान वाहकों पर कम और न डूबने योग्य नजदीकी द्वीपों पर अधिक निर्भर कर रहा है, जहां वे सैन्य संपत्तियों को पार्क कर सकते हैं, जैसे कि ओकिनावा, दक्षिणी ryukyu द्वीप, फिलीपींस में लुजोन और गुआम। इसके अलावा पानी के नीचे परमाणु संचालित पनडुब्बियां जो वर्षों तक सतह के नीचे रह सकती हैं और चीन की A2D2 क्षमताओं और हवा में उड़ने वाली मिसाइलों के लिए अजेय हैं। अमेरिका के वाहक और अन्य सतह जहाज ताइवान से और चीन की मिसाइलों से काफी दूर रहेंगे। दूसरी द्वीप श्रृंखला के भीतर और पीछे रहना पसंद करते हुए गुआम के लिए हवाई कवर प्रदान करना, चीनी समुद्री व्यापार को अवरुद्ध करना और केवल संक्षेप में चीन के संलग्नता क्षेत्र में प्रवेश कर चीनी जहाजों और विमानों पर कभी-कभी हमला करना।
यदि चीन ने ताइवान पर आक्रमण करने का निर्णय लिया और अमेरिका ने प्रतिक्रिया देने का निर्णय लिया तो यूएस मरीन, जो एंटी शिप और एंटी एयर हथियारों से लैस हैं, संभवतः जल्दी ही जापान के दक्षिणी ryukyu द्वीपों और फिलीपींस के छोटे उत्तरी द्वीपों में बाशी चैनल के भीतर लिटिल यामी द्वीप तक, जो ताइवान से 90 मील से भी कम दूरी पर है, पर अपनी स्थिति बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। उनके उद्देश्य अपने द्वीपों को किसी भी कीमत पर बनाए रखना और चीनी युद्धपोतों और युद्ध विमानों को नष्ट करना होगा, जो ताइवान को घेरने के लिए उनके माध्यम से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। ताइवान के पूर्वी तट पर संयुक्त राज्य अमेरिका और संभवतः जापानी सुदृढ़ीकरण के आने तक द्वीप पर आरओसी रक्षकों को पर्याप्त समय खरीदना। दक्षिण कोरिया, जापान और फिलीपींस से उड़ान भरने वाले अमेरिका के विमान तुरंत ताइवान के चारों ओर वायु श्रेष्ठता हासिल करने की कोशिश करेंगे। सिंगापुर में नौसैनिक संपत्तियां चीन के तेल आयात मार्ग को काटने के लिए आगे बढ़ेंगी, जबकि क्षेत्र में मौजूद कई परमाणु हमला पनडुब्बियां किटसैप, हवाई, गुआम, पर्थ और संभावित रूप से सुबिक बे अपने ठिकानों से चुपचाप प्रस्थान करेंगी ताकि कई उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। वे इंडोनेशियाई द्वीप समूह में पाए जाने वाले सभी संकीर्ण समुद्री चौक पॉइंट्स को बंद करने की कोशिश करेंगे ताकि चीन को मलक्का से अपने तेल आयात को पुनर्निर्देशित करने की क्षमता से वंचित किया जा सके, जबकि अन्य फिलीपींस के आसपास और लुजोन और ताइवान के बीच, बाशी चैनल के भीतर और जापान के ryukyu द्वीपों के बीच और कोरिया जलडमरू मध्य के भीतर शार्क की तरह गश्त करेंगे। सभी को आदेश दिए जाएंगे कि वे तुरंत हमला करें और किसी भी PLN युद्धपोत को डुबो दें जो जापान सागर, फिलीपीन सागर या व्यापक इंडो प्रशांत क्षेत्र में कहीं भी घुसने की कोशिश कर रहे हों, ताकि युद्ध को केवल चीन के अपने तटरेखा के आसपास ही सीमित रखा जा सके। इस सब के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका की रणनीतिक परमाणु त्रयी एशिया प्रशांत क्षेत्र में किटसैप और टिंडाल में जल्द ही दक्षिण कोरिया में संपत्तियों के साथ ताइवान से परे युद्ध की किसी भी संभावित वृद्धि के लिए तैयार रहती है। पूरे संघर्ष के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और PRC के बीच परमाणु युद्ध के भड़कने का खतरा हमेशा पृष्ठभूमि में मंडराता रहा। मानव इतिहास में पहले कभी भी दो परमाणु सशस्त्र सैन्य महाशक्तियों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध नहीं किया है। PRC के पास 2023 में लगभग 400 कुल वॉरहेड्स का अनुमानित परमाणु शस्त्रागार है, जिसमें कम से कम कई दर्जन ICBM शामिल हैं, जैसे कि DF-5B जो दक्षिण अमेरिका के बाहर पृथ्वी पर कहीं भी, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का मुख्य भूभाग भी शामिल है, पर हमला कर सकता है। 2020 के दशक के अंत तक PRC का परमाणु शस्त्रागार लगभग 1000 कुल वॉरहेड्स तक बढ़ने की उम्मीद है। अमेरिकी परमाणु हथियारों के भंडार से अभी भी बहुत छोटा, लेकिन फिर भी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु भंडार, जो संयुक्त राज्य अमेरिका को नष्ट करने और बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच परस्पर सुनिश्चित विनाश की गारंटी देने में सक्षम होगा यदि कभी किसी को संघर्ष में उनका उपयोग करने का प्रलोभन हो। बीजिंग और वॉशिंगटन दोनों के पास एक दूसरे को परमाणु हथियारों से नष्ट करने की इतनी विनाशकारी क्षमता होने के कारण कई सिद्धांतकारों का मानना है कि न तो PRC और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका कभी भी एक दूसरे की मुख्य भूमि पर पारंपरिक हथियारों से भी हमला करने की हिम्मत करेंगे। इसका मतलब यह होगा कि युद्ध ताइवान के आसपास और इंडो प्रशांत के कई समुद्रों और द्वीपों में सख्ती से समुद्री, हवाई और उभयचर हमलों तक सीमित रहेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का तर्क है कि चीन के आसपास की गई उसकी सभी व्यापक सैन्य तैयारियां ताइवान पर PRC द्वारा किसी भी सशस्त्र आक्रमण के प्रयास को रोकने के लिए डिजाइन की गई हैं। लेकिन बीजिंग के दृष्टिकोण से संयुक्त राज्य अमेरिका की सभी तैयारियां निश्चित रूप से अत्यधिक आक्रामक लगती हैं, और शायद उन्हें ऐसा लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। मेरा मतलब है, बस उनके दृष्टिकोण से नक्शे को उल्टा करके देखिए। उनकी पूरी तटरेखा संयुक्त राज्य अमेरिका से घिरी हुई है। सैन्य अड्डे युद्ध के दौरान उनकी नौसेना की क्षमता को बड़े प्रशांत महासागर में कहीं भी जाने से सीमित कर देंगे, बल्कि विदेश से आवश्यक चीजों जैसे तेल, गैस, माइक्रोचिप्स और यहाँ तक कि भोजन का आयात करने की उनकी क्षमता को भी सीमित कर देंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका और सहयोगी बलों द्वारा पहली और दूसरी द्वीप श्रृंखलाओं में चीन को आसानी से एक पूर्ण समुद्री नाकाबंदी के तहत रखा जा सकता है, और इसलिए कुछ लोग डरते हैं कि ताइवान पर आक्रमण शुरू करने से PRC को रोकने के बजाय संयुक्त राज्य अमेरिका का इस क्षेत्र में व्यापक सैन्य प्रदर्शन PRC को जल्द से जल्द आक्रमण शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
चीन के प्रभारी होते तो क्या यह कुछ हद तक समझ में नहीं आता कि यदि आप ताइवान को लेने के लिए दृढ़ होते तो संयुक्त राज्य अमेरिका और आपके आसपास की सहयोगी सेनाओं के और भी मजबूत होने से पहले ताइवान पर अपने आक्रमण की शुरुआत पर ही विचार करते। ऑकुस सुरक्षा संधि फलीभूत होने से पहले पर्थ में संयुक्त राज्य अमेरिका परमाणु पनडुब्बियों और टिंडाल में संयुक्त राज्य अमेरिका रणनीतिक बम वर्षकों उपस्थिति होगी। फिलीपींस में नव घोषित संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य अड्डों की स्थापना से पहले और इससे पहले कि संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना सुबिक बे में लौट सके, इससे पहले कि जापान अपने दक्षिणी रयुक्यू द्वीपों को सैन्यीकृत कर सके, और इससे पहले कि अमेरिकी परमाणु हथियार दक्षिण कोरिया में वापस आएं, और इससे पहले कि ताइवान अमेरिकियों से अधिक सक्षम हथियार खरीदे। जितना अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका इस युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है जिसे वह चीन के साथ होने से बचाने की कोशिश कर रहा है, उतना ही अधिक वह चीन को ताइवान के लिए युद्ध शुरू करने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है, इससे पहले कि उनके लिए ऐसा करना बहुत देर हो जाए। और निश्चित रूप से चीन के पास संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ पीछे धकेलने और ताइवान में विजयी होने के अपने विचार हैं। स्वाभाविक रूप से पीआरसी ताइवान पर बिना गोली चलाए नियंत्रण प्राप्त करना पसंद करेगा और एक पूर्ण आक्रमण से पहले बीजिंग कई कदम उठा सकता है। वे द्वीप में राजनीतिक हस्तक्षेप करने प्रयास कर सकते हैं। आशा कर सकते हैं कि आगामी जनवरी 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में अधिक पुनर्मिलन समर्थक कुओमिंतांग पार्टी सत्ता में वापस आ जाए, लेकिन 2016 से आरओसी में कुओमिंतांग सत्ता से बाहर है, जबकि ताइवान की स्वतंत्रता के पक्ष में अधिक झुकाव रखने वाली डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी डीपीपी तब से सत्ता में है। यदि डीपीपी जनवरी 2024 के चुनाव में फिर से जीतता है और ऐसा प्रतीत होता है कि ताइवान के भीतर राजनीतिक हस्तक्षेप इच्छानुसार काम नहीं कर रहा है, तो बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ताइवान पर संकल्प को परखने के लिए पहले सीमित तथा कथित ग्रे जोन कार्रवाइयां कर सकता है, इससे पहले कि वह पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के विकल्प के लिए प्रतिबद्ध हो। इनमें से एक विकल्प पहले किनमेन पर आक्रमण करना और उसे कब्जे में लेना होगा, जो 127,000 लोगों का एक छोटा समूह है और जिसे आरओसी के एक काउंटी के रूप में शासित किया जाता है। यह आरओसी के मुख्य द्वीप ताइवान से 187 किलोमीटर दूर है, लेकिन पीआरसी के मुख्य भूमि के तट से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आरओसी से किनमेन पर हमला करना और उसे कब्जे में लेना पीआरसी के लिए ताइवान में आरओसी पर बाद में पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के लिए एक पूर्वाभ्यास के रूप में काम कर सकता है। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका वास्तव में केवल छोटे किनमेन के लिए चीन के साथ एक विनाशकारी युद्ध का जोखिम उठाएगा? यह एक तरह से 2014 में यूक्रेन पर रूस के सीमित आक्रमण के समान होगा, जब उन्होंने जल्दी से क्रीमिया और सेवस्तोपोल पर नियंत्रण कर लिया था, जिसने कुछ सीमित आर्थिक प्रतिबंधों से परे बहुत कम पश्चिमी हस्तक्षेप की आवश्यकता की और जिसने स्पष्ट रूप से 2022 में 8 साल बाद यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण को प्रेरित किया। चीन वर्तमान में बहुत ही बारीकी से देख रहा है कि पश्चिम रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बदलते हालात पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है। यदि यूक्रेन के मामले में पश्चिम का संकल्प अंततः कमजोर पड़ता है और वे सहायता भेजना बंद कर देते हैं और फिर यूक्रेन ढह जाता है, तो यह बीजिंग को एक स्पष्ट संदेश भेजता है कि ताइवान के मामले में पश्चिम के इसी तरह से आत्मसमर्पण करने के लिए उन्हें कितनी देर तक इंतजार करना पड़ सकता है। और इस प्रकार किमेन पर कब्जा करना पीआरसी के लिए रूस द्वारा क्रीमिया पर प्रारंभिक कब्जे के समान हो सकता है। और फिर इसके अलावा ताइवान की सीमित या आंशिक नाकाबंदी शुरू करने का विकल्प भी है। पीआरसी ताइवान के चारों ओर घोषणा कर सकता है और इसे द्वीप की सबसे बड़ी कमजोरी ऊर्जा आयात पर अत्यधिक निर्भरता पर लक्षित कर सकता है। देखिए, ताइवान अपनी ऊर्जा संसाधनों का भारी बहुमत विदेशों से आयात करता है, जो उनकी खपत का 67% है, जिसमें लगभग सभी तेल, तरलीकृत प्राकृतिक गैस, एलएनजी और कोयला शामिल हैं। इनमें से कई आयात अन्य देशों से आते हैं जो आरओसी के प्रति अपेक्षाकृत मित्रवत हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जिसने 2021 में ताइवान के कोयला आयात का 85% और एलएनजी आयात का 32% प्रदान किया। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने ताइवान के एलएनजी आयात का 9% और अधिक विस्तार करने की योजना बनाई है। लेकिन ताइवान के कई अन्य विदेशी ऊर्जा प्रदाता ऑस्ट्रेलिया या संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह ताइवान की संप्रभुता के प्रति उतने ठोस रूप से मित्रवत और प्रतिबद्ध नहीं हैं और बीजिंग से आने वाले दबाव के प्रति काफी अधिक संवेदनशील हैं। रूस है, जिसने 2021 में ताइवान के कोयला आयात का लगभग 15% और इसके एलएनजी आयात का 10% प्रदान किया।
रूस ने पहले यूक्रेन में युद्ध के दौरान यूरोप के खिलाफ अपनी ऊर्जा संसाधनों को हथियार बनाने की स्पष्ट इच्छा दिखाई है, जबकि रूस एक ही समय में चीन पर अधिक से अधिक निर्भर होता जा रहा है। यूरोप में रूस के ऊर्जा बाजार के पतन के बाद चीन रूस के लिए अपनी विशाल ऊर्जा संसाधनों को बेचने के लिए सबसे बड़ा नया बाजार बनकर उभरा है और परिणाम स्वरूप रूस ताइवान की तुलना में चीन को कहीं अधिक ऊर्जा संसाधन बेचता है। यदि बीजिंग ने मास्को को उनके बीच चुनने का अल्टीमेटम दिया तो यह स्पष्ट है कि रूस चीन को चुनेगा और ताइवान को अपनी डिलीवरी रोक देगा और चीनी शायद वहां नहीं रुकेंगे। कतर ताइवान के एलएनजी आयात का लगभग 25% प्रदान करता है, जबकि इंडोनेशिया ताइवान के कोयला आयात का लगभग 24% और इसके एलएनजी आयात का 6% प्रदान करता है। कतर ताइवान की तुलना में चीन को अपने एलएनजी का काफी अधिक हिस्सा बेचता है। इंडोनेशिया ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से अरबों डॉलर के निवेश प्राप्त किए हैं और ताइवान की तुलना में चीन को काफी अधिक कच्चा माल बेचता है। और न ही कतर और न ही इंडोनेशिया ने अभी तक रूस के खिलाफ पश्चिमी वित्तीय प्रतिबंधों में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। इस प्रकार चीन इन तीनों देशों को कम से कम तटस्थ बने रहने या ताइवान की काल्पनिक चीनी नाकाबंदी के साथ सहयोग करने के लिए गाजर और छड़ी के संयोजन का उपयोग कर सकता है, जो ताइवान की ऊर्जा सुरक्षा और अपनी शक्ति बनाए रखने पर महत्वपूर्ण दबाव डालेगा और संयुक्त राज्य अमेरिका के संकल्प की परीक्षा लेगा, बिना आक्रमण के विकल्प को अपनाए। और फिर निश्चित रूप से यदि ये सभी पूर्व विकल्प ताइवान को पीआरसी के नियंत्रण में लाने में विफल होते हैं तो पूर्ण पैमाने पर आक्रमण का विकल्प है। पीआरसी अच्छी तरह से जानता है कि यह विकल्प मानव इतिहास में अब तक किए गए सबसे कठिन सैन्य अभियानों में से एक होगा। यह इतिहास में सबसे बड़ी उभयचर अभियान शामिल करेगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नॉर्मैंडी में डी डे लैंडिंग के बाद से होगा, जिसके लिए हजारों जहाजों, विमानों और मिसाइलों का उपयोग आवश्यक होगा। अनुमान है कि जीत की कोई उम्मीद रखने के लिए चीन को आक्रमण के लिए लगभग 300,000 से 1 मिलियन या उससे भी अधिक सैनिकों को तैनात करना होगा और ताइवान जलड़मरु मध्य के पश्चिमी किनारे पर अपने सभी परिवहन जहाजों और उपकरणों के साथ इतनी बड़ी आक्रमण सेना को इकट्ठा करना संयुक्त राज्य अमेरिका के जासूसी उपग्रहों से छिपाना असंभव होगा, जो आसन्न आक्रमण के बारे में जल्दी से अलार्म बजाना शुरू कर देंगे, जैसे उन्होंने रूस के यूक्रेन पर आक्रमण से पहले के महीनों में किया था। मुख्य भूमि पर पीआरसी की A2D2 मिसाइल क्षमताएं डिजाइन की गई हैं कि चीनी मिसाइलों से आकाश घना हो जाए, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना, मरीन, वायुसेना, उनके सभी सहयोगी ताइवान और ताइवान जलड़मरु मध्य से पर्याप्त दूरी पर रहें ताकि आक्रमण मार्ग को यथासंभव लंबे समय तक खुला और सुरक्षित रखा जा सके। पीआरसी को इसकी आवश्यकता होगी क्योंकि उन्हें ताइवान पर आक्रमण को यथासंभव तेजी से जीतना होगा ताकि सफलता की सबसे अच्छी संभावना हो, आदर्श रूप से कुछ दिनों से लेकर हफ्तों के भीतर। यदि वे जल्दी से द्वीप पर कब्जा करने में विफल रहते हैं और युद्ध यूक्रेन की तरह एक लंबा संघर्ष बन जाता है तो अमेरिका के हस्तक्षेप और संभावित रूप से जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूके के हस्तक्षेप के साथ हारने की संभावना अधिक हो जाएगी। जितनी देर तक चीन के समुद्री व्यापार और तेल और गैस जैसी महत्वपूर्ण कच्चे माल के आयात को अवरुद्ध किया जाएगा, चीन के भीतर अस्थिरता उतनी ही बढ़ेगी। ताइवान को तेजी से न ले पाने के कारण होने वाली हताहतों और अपमान की बात तो छोड़ ही दें। पीआरसी जितनी जल्दी हो सके जीतना चाहेगा और इसलिए आक्रमण शुरू करने का निर्णय लेते समय बीजिंग को शायद अपने पूरे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य संसाधनों पर एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक पूर्व खतरनाक पहले हमले के साथ या बिना आक्रमण शुरू करेंगे या नहीं। यदि वे ऐसा नहीं करने का निर्णय लेते हैं और बिना संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला किए अपना आक्रमण शुरू करते हैं तो यह मानने का कारण हो सकता है कि चाहे कितना भी छोटा हो, एक मौका हो सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस पूरे समय झांसा दे रहा हो और वास्तव में सैन्य प्रतिक्रिया नहीं देगा। और फिर यदि संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य प्रतिक्रिया करता है तो चीन यह दावा करने का प्रयास कर सकता है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका था जिसने पहले गोली चलाई, जिसे वे अनिवार्य रूप से एक आंतरिक चीनी मामले के रूप में संदर्भित करेंगे, जहां पीआरसी केवल एक विद्रोही प्रांत को शांत करने की कोशिश कर रहा था। पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य संसाधनों पर हमला न करने से यह सुनिश्चित होता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना अपनी पूरी ताकत पर होगी और चीन के आक्रमण बल को जल्दी से प्रतिबंधित और पराजित करने में सबसे सक्षम होगी। दूसरा विकल्प काफी अधिक जोखिम भरा है,
21वीं सदी का पर्ल हार्बर पीआरसी की पारंपरिक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें आसानी से चीनी मुख्य भूमि से संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य लक्ष्यों को दक्षिण कोरिया, ओकिनावा, फिलीपींस और यहां तक कि गुआम में भी पहले मार सकती हैं। ताइवान पर आक्रमण शुरू करने से पहले पीआरसी इन मिसाइलों में से सैकड़ों को एक आश्चर्यजनक हमले में इन सभी निकटवर्ती अमेरिकी सैन्य अड्डों और सुविधाओं पर दाग सकता है, ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य क्षमता को प्रारंभिक रूप से निष्क्रिय किया जा सके और पहले और दूसरे द्वीप श्रृंखलाओं के भीतर आक्रमण का तेजी से जवाब देने की क्षमता को कम किया जा सके। इससे पीआरसी को ताइवान पर तेजी से और कम विरोध के साथ आक्रमण शुरू करने में मदद मिलेगी, जिससे वे अपने दृष्टिकोण से पूरे द्वीप पर जल्दी से नियंत्रण प्राप्त कर सकें और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अनिवार्य रूप से आने वाले प्रतिशोधी हमलों के लिए तैयार हो सकें। यह विकल्प इनहेरेंटली अधिक जोखिम भरा है, क्योंकि इससे 1940 के दशक में जापान के खिलाफ युद्ध के पैमाने पर एक उग्र संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिक्रिया लगभग सुनिश्चित हो जाएगी। इसका यह भी मतलब होगा कि चीन को वैश्विक मंच पर एक बड़े युद्ध उन्मादी के रूप में व्यापक रूप से देखा जाएगा, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से पहले गोली चलाई है। चीन ताइवान को जल्दी लेने में भी संघर्ष कर सकता है, जितनी जल्दी उन्होंने सोचा था, जिससे अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका का यह उग्र प्रतिद्वंद्वी बन जाएगा, जो शायद उन्हें आसानी से हरा देगा। इसके अलावा पीआरसी की सेना अभी भी अज्ञात है और उसके पास कोई वास्तविक अनुभव नहीं है, क्योंकि देश ने आखिरी युद्ध 1969 में वियतनाम पर आक्रमण के दौरान लड़ा था, जो अब से लगभग 4.5 दशक पहले की बात है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के पास हाल ही में वास्तविक युद्ध लड़ने का अनुभव है, हालांकि यह ताइवान के आसपास संभावित उभयचर युद्ध से बहुत अलग होगा और ताइवान पर मुख्य हमले के अलावा दक्षिण चीन सागर में भी एक भयंकर लड़ाई लड़ी जाएगी, जिसे पीआरसी मुख्य रूप से चीनी क्षेत्रीय जल के रूप में दावा करता है। चीन के छोटे स्प्रैटली द्वीपों और कई कृत्रिम द्वीपों के दावों के समर्थन के साथ, जिनमें पीआरसी के सैन्य संसाधनों से भरे हुए हैं, जिनमें नौसेना और वायु बेस और रडार स्टेशन शामिल हैं। पीआरसी दक्षिण चीन सागर में अपने दावों और सैन्यीकृत द्वीपों के निर्माण में आक्रामक है, क्योंकि ताइवान पर आक्रमण के परिदृश्य के दौरान वे सिंगापुर और चांगी में संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक अड्डे तक अपनी शक्ति को पर्याप्त रूप से प्रक्षेपित करना चाहते हैं, ताकि वे मलक्का जलमरुमध्य को खोल सकें और फारस की खाड़ी से अपने महत्वपूर्ण तेल और एलएनजी आयात को इससे प्रवाहित रख सकें, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था और युद्ध मशीन चलती रहे। पीआरसी द्वारा की जाने वाली हर विदेशी नीति का निर्णय और कार्रवाई इस महत्वपूर्ण कमजोरी को दूर करने के बारे में है, जिसे वे जानते हैं कि युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना का फायदा उठाएगी। यह आंशिक रूप से कारण है कि पीएलए ने इतिहास में पहली बार जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा खोला और क्यों वे भविष्य में पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा और म्यांमार के कोको द्वीपों में और अधिक अड्डे हासिल करने की संभावना तलाश रहे हैं। अब तक इनमें से किसी भी बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने की निरंतर कोशिश मुख्य रूप से मलक्का के माध्यम से आने वाले उनके तेल और गैस आयात पर अत्यधिक निर्भरता को दूर करने पर केंद्रित है और फारस की खाड़ी उनके ऊर्जा आयात को बाधित करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक नाकाबंदी को पूरे इंडोनेशिया में कम करना। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस के लिए चीन का समर्थन और रूसी राज्य का चीनी अधीन राज्य में परिवर्तन किया गया है कि रूसी तेल और गैस को भूमि पाइपलाइनों और एलएनजी के लिए उत्तरी समुद्री मार्ग के माध्यम से चीन तक पहुंचाया जा सके, ताकि बीजिंग की मलक्का पर अत्यधिक निर्भरता को कम किया जा सके। चीन ने लगातार कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे अन्य तेल और गैस समृद्ध देशों में निवेश का पीछा किया है, ताकि चीन में तेल और गैस को एक सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय तरीके से लाने के लिए और अधिक भूमि पाइपलाइनों का निर्माण किया जा सके, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी समुद्री आयातों की तरह आसानी से अवरोधित नहीं कर सकते हैं, जो मलक्का के माध्यम से आते हैं। यही कारण है कि चीन ने रणनीतिक रूप से स्थित देशों में निवेश का लगातार पीछा किया है और उनका समर्थन किया है, ताकि वे फारस की खाड़ी के तेल और गैस को चीन में ला सकें, इससे पहले कि वे आयात मलक्का तक पहुंचें। ऐसे देशों में पाकिस्तान शामिल है, जिसमें चीन ने तथाकथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा बनाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया है, जो राजमार्गों और रेल मार्गों का एक विशाल नेटवर्क है, जिसे पाकिस्तानी गहरे पानी के बंदरगाह ग्वादर को चीन के पश्चिमी शिनजियांग प्रांत से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से चीनी अंततः फारस की खाड़ी से बड़ी मात्रा में तेल आयात कर सकेंगे।
कमजोर मलक्का जल्द मरुमध्य से होकर जाने वाले उन आयातों पर निर्भर हुए बिना। और पाकिस्तान से भी अधिक महत्वपूर्ण म्यांमार भी है, जहां 2013 और 2017 के बीच चीन ने एक महत्वपूर्ण सीनो म्यांमार कच्चे तेल और गैस पाइपलाइनों के निर्माण के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया। बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के गहरे पानी के बंदरगाह युगपू से शुरू होकर चीन के युन्नान प्रांत के कुनमिंग तक लगभग 500 मील तक फैले हुए जुड़वां तेल और गैस पाइपलाइनों की एक जोड़ी। चूंकि ये वास्तविक पाइपलाइनों हैं और पाकिस्तान की तरह राजमार्ग या रेलवे नहीं हैं, सिनो म्यांमार पाइपलाइन चीन को फारस की खाड़ी से बहुत बड़ी मात्रा में तेल और गैस सीधे आयात करने में सक्षम बनाती है, बिना उन संसाधनों को अवरोधनीय मलक्का झलड़ मरुमध्य से गुजरने की आवश्यकता के। यह चीन की ऊर्जा सुरक्षा और ताइवान पर युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका का सामना करने की क्षमता का एक महत्वपूर्ण घटक है। यही कारण है कि चीन म्यांमार में अत्यंत अधिनायकवादी सैन्य शासन, जिसे तातमाडो के नाम से जाना जाता है, का भारी समर्थन करता है। 2021 में म्यांमार में तातमाडो सेना ने एक कुख्यात तख्तापलट किया, जिसने देश में नागरिक निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंका। इस क्लिप में एक महिला नाच रही है, जबकि उसके पीछे तख्तापलट करने वाले सरकार को सक्रिय रूप से उखाड़ फेंकने में व्यस्त हैं। उस तख्तापलट के बाद म्यांमार 21वीं सदी के सबसे हिंसक और विनाशकारी गृह युद्धों में से एक में उतर गया है और दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र विफल राज्य बन गया है। तब से पूरा देश एक वास्तविक एकीकृत देश की बजाय एक भौगोलिक अभिव्यक्ति बन गया है, जिसमें दर्जनों प्रतिस्पर्धी विद्रोही गुटों का एक जटिल पैचवर्क मोज़ेक है, जो एक दूसरे के खिलाफ और अब तातमाडोव सैन्य द्वारा शासित होते हुए अधिकाधिक दमनकारी और अधिनायकवादी केंद्रीय सरकार के खिलाफ नियंत्रण और प्रभाव के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अलोकतांत्रिक सैन्य शासन भी तब से दुनिया के सबसे अधिक प्रतिबंधित और अलग थलग शासन में से एक बन गया है, जिसने उन्हें चीन और रूस जैसे देशों के और भी करीब धकेल दिया है। अब जब पश्चिमी दुनिया के कोई भी देश म्यांमार की सैन्य शासन की सहायता करने के लिए तैयार नहीं है, चीन के पास देश में अपने पाइपलाइनों को और भी विस्तारित करने के लिए व्यापक प्रभाव है, ताकि वे मलक्का के माध्यम से आने वाले अपने तेल और गैस आयात को कम करना जारी रख सकें और उन्हें संभावित रूप से दबाव में डाल सकें कि वे PLA को अंततः कोको द्वीपों पर एक विदेशी सैन्य अड्डा स्थापित करने की अनुमति दें और मलक्का के पश्चिमी किनारे पर भी। इस प्रकार तातमाडोव सेना की सेवा में चीनी और रूसी सैन्य वाहन और विमान अक्सर देखे गए हैं, जो अब इसके खिलाफ संघर्ष कर रहे कई विद्रोही गुटों के खिलाफ अपने जटिल युद्ध में लगे हुए हैं। और बीजिंग को देश में तातमाडो सेना की जरूरत है ताकि वे गृह युद्ध जीत सकें, क्योंकि उन्हें साइनो म्यांमार पाइपलाइनों के माध्यम से तेल और गैस का आयात जारी रखने की अपनी क्षमता बनाए रखने की आवश्यकता है, ताकि मलक्का जल्द मरुमध्य के माध्यम से आने वाले ऊर्जा आयात पर अपनी अत्यधिक निर्भरता को कम कर सकें, ताकि वे अंततः ताइवान पर अपने आक्रमण को शुरू करने के लिए बेहतर स्थिति में हो सकें। यदि तातमाडो गिर जाता है और उसके स्थान पर अराजक गृह युद्ध से बीजिंग के प्रति अनुकूल नहीं होने वाला एक नया शासन उभरता है, तो वे संयुक्त राज्य अमेरिका से आने वाले दबाव के तहत चीन म्यांमार पाइपलाइनों को बंद करने का विकल्प चुन सकते हैं। और इस प्रकार म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध का अंतिम परिणाम चीन की ताइवान पर कब्जा करने की क्षमता और संयुक्त राज्य अमेरिका की उस आक्रमण का मुकाबला करने की क्षमता पर सीधे प्रभाव डालता है। लेकिन निश्चित रूप से म्यांमार का गृह युद्ध स्वयं एक बहुत ही जटिल और अंधकारमय विषय है। यह 2021 में शुरू होने के बाद से ही देश में हजारों लोगों की मौत का कारण बना है और 21वीं सदी के सबसे खूनी संघर्षों में से एक बन गया है। लेकिन इसके शुरू होने से ठीक पहले 2016 और 2019 के बीच तातमाडो सैन्य शासन, जो अब ज्यादातर देश पर शासन करता है, ने म्यांमार के पश्चिमी रखाइन राज्य में रोहिंग्या लोगों के खिलाफ 21वीं सदी के सबसे बड़े पैमाने पर किए गए नरसंहारों में से एक को और भी आगे बढ़ाया, जिसके परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के बाद से शायद ही कभी देखे गए अविश्वसनीय स्तर के मानव कष्ट हुए और वियतनाम युद्ध के बाद से एशिया में देखे गए सबसे बड़े शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ा। म्यांमार में अभी भी जारी जटिल और विशाल आंतरिक संघर्ष 21वीं सदी के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है और यह सीधे तौर पर उन सभी चीजों से संबंधित है जिनके बारे में आपने इस पूरे वीडियो में मुझे बात करते हुए सुना है। लेकिन दुर्भाग्यवश दुनिया में कहीं भी हो रहे सबसे बड़े चल रहे नरसंहारों और युद्धों में से एक पर चर्चा करने की स्वाभाविक रूप से हिंसक, विवादास्पद और हालिया प्रकृति के कारण अगर मैंने इसे YouTube पर कवर करने वाला एक
वीडियो बनाया तो यह लगभग निश्चित रूप से विमुद्रीकृत और आयु प्रतिबंधित हो जाएगा, जिसका मतलब होगा कि YouTube का एल्गोरिदम इसे कभी भी आपको प्रमोट नहीं करेगा और आप शायद इसे कभी देख भी नहीं पाएंगे। इसलिए इसे YouTube पर अपलोड करने के बजाय मैंने इस वीडियो के लिए एक और पूर्ण लंबाई का साथी वीडियो बनाया है, जो मेरी चल रही आधुनिक संघर्ष श्रृंखला का हिस्सा है। जो आपने अभी देखा इस वीडियो के समान लंबाई का है और म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध और रोहिंग्या लोगों के नरसंहार का पूरा इतिहास और व्याख्या कवर करता है और इसे सीधे नेबुला पर अपलोड किया है। और यह उन 2 दर्जन से अधिक विशेष पूर्ण लंबाई वाली वास्तविक जीवन की वृत्त चित्रों में से एक है, जिन्हें आप नेबुला पर मेरी समग्र आधुनिक संघर्ष श्रृंखला में पा सकते हैं, जो वहां पर मिल सकती हैं, क्योंकि उनमें सभी गहरे, अधिक विवादास्पद विषय सामग्री शामिल हैं। आप अभी भी आधुनिक संघर्षों के और एपिसोड देख सकते हैं, जो शिनजियांग प्रांत में उइगर लोगों के खिलाफ चीन के अपने नरसंहारक कार्यों को कवर करते हैं। अन्य हालिया प्रमुख गृह युद्ध इथियोपिया, सीरिया, लीबिया, यमन में हुए युद्ध एपिसोड जो कवर करते हैं कि कैसे ISIS मध्य पूर्व में तेजी से सत्ता में आया और फिर उसे पराजित किया गया, और अधिक एपिसोड जो यूक्रेन पर चल रहे रूसी आक्रमण को कवर करते हैं। दर्जनों अन्य नए एपिसोड हर महीने जारी होते हैं, जो आपको हमारे विश्व में हो रहे प्रमुख संघर्षों के बारे में अद्यतित और सूचित रखने में मदद करेंगे। और इससे भी बढ़कर नेबुला पर साइन अप करने से आपको प्लेटफॉर्म पर अन्य सभी रचनाकारों की अद्भुत विशेष सामग्री तक भी पहुंच मिलेगी, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि निर्माताओं द्वारा संयुक्त रूप से सह स्वामित्व में है, जिसे मैंने और सैकड़ों अन्य स्वतंत्र यूट्यूबर्स और पॉडकास्टर्स ने बनाया है। क्योंकि नेबुला एक सदस्यता आधारित सेवा है जिसमें कोई विज्ञापन और कोई एल्गोरिदम नहीं है, हम सभी वहां YouTube पर कर सकने की तुलना में कहीं बड़े, जोखिम भरे और उच्च बजट वाले प्रोडक्शंस पर काम कर सकते हैं। इसीलिए आपको अन्य विशेष सामग्री मिलेगी जो समान रूप से आकर्षक होगी, जैसे मेरे चैनल के बहुत समान चैनल वेंडोवर प्रोडक्शंस द लॉजिस्टिक्स ऑफ एक्स श्रृंखला, जो हमारे समाज के कार्य करने के जटिल चर को खोजती है, रियल टाइम हिस्ट्री रेड एटम श्रृंखला, जो सोवियत परमाणु कार्यक्रम के पूरे इतिहास को कवर करती है, रियल इंजीनियरिंग बैटल ऑफ ब्रिटेन श्रृंखला, जो बताती है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रॉयल एयर फोर्स जर्मन लुफ्तवाफे को कैसे हरा सकी, नियो की अंडर एक्सपोजर श्रृंखला में टेनेरिफ आपदा, ओसामा बिन लादेन छापेमारी और यूक्रेन के ऊपर MH17 आपदा जैसे विषय शामिल हैं, और भी बहुत कुछ, जिसमें हर महीने नया सामग्री आता है। और यदि आप मेरे लिंक का उपयोग करके नेबुला के लिए साइन अप करते हैं तो आपको सभी नेबुला कक्षाओं तक भी पहुंच प्राप्त होगी, जहां निर्माता कक्षाएं आयोजित करते हैं कि कैसे एक निर्माता बने। वेंडोवर प्रोडक्शंस के सैम द्वारा प्रभावी संचार पर कक्षाएं हैं, लीगल ईगल के डेविन द्वारा कॉपीराइट कानूनों पर, पैट्रिक विलियम्स द्वारा फिल्म बनाने पर, और दर्जनों अन्य जो सभी भविष्य के महत्वाकांक्षी निर्माताओं या किसी के लिए भी महान हैं, जो पर्दे के पीछे की झलक चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आप अभी अपनी स्क्रीन पर यहाँ दिए गए बटन पर क्लिक करके या नीचे विवरण में दिए गए लिंक का अनुसरण करके साइन अप करते हैं तो आपको वार्षिक सदस्यता पर 40% की अद्भुत छूट मिलेगी, जिसका मतलब है कि आपको मेरे और सैकड़ों अन्य स्वतंत्र रचनाकारों से इस शानदार विशेष सामग्री के लिए केवल $2.5 प्रति माह खर्च करना होगा, और समय समय पर और भी सामग्री जोड़ी जा रही है। यह रियल लाइफ लोर पर मैं जो कर रहा हूं उसे समर्थन देने का सबसे अच्छा तरीका है। हमेशा की तरह देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।